ठीक है। तो अगर आरएच एंटीजन मौजूद है तो क्या कंसीडर किया जाएगा, क्या बोला जाएगा, आर एच पॉजिटिव, पॉजिटिव बोल दिया जाएगा, नहीं है तो फिर निगेटिव कंसीडर किया जाएगा। दोनों को मिला दे रहे हैं, मतलब एबीओ और आरएच को। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है पर्सन का और आरएच एंटीजन मौजूद है तो क्या बोला जाएगा, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। तो अभी हमारे पास 4 नहीं, कितने ब्लड ग्रुप हो गए, 8 हो गए। कितने फिनोटाइप, 8 फिनोटाइप हो चुके हैं हमारे पास। ठीक है। हाँ, ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप, एंटीजन, एंटीबॉडी, कैन डोनेट, जल्दी नोट करिए, ये तो नोट ही कर लोगे। जीनोटाइप आप जानते ही हो, है ना। जैसे क्या जीनोटाइप है इसका, आई ए आई ए आई ए आई नॉट, यहाँ आई बी आई बी आई बी आई नॉट, इसका ये तो आप जानते ही थे, है ना। तो ये तो हो गया जीनोटाइप। ठीक, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ब्लड ग्रुपिंग का क्या आधार है, क्या आधार है, एंटीजन, ठीक है ना। अगर एंटीजन आधार है, इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड ग्रुप का जो नाम लिखा गया है वो एंटीजन के नाम पे लिखा गया है। जो ब्लड ग्रुप ए बता रहे हो, बी बता रहे हो, ये किस आधार पे नाम है, एंटीजन के आधार पे नाम है ये। ठीक बात है, चलिए, तो ठीक बात है, तो ध्यान से सुनिए। ये कॉलम है ब्लड ग्रुप का, ये उसका जीनोटाइप, ये एंटीजन उस ब्लड ग्रुप के, और ये उस ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी, और वो ब्लड ग्रुप किसको किसको डोनेट कर सकता है, और वो ब्लड ग्रुप किससे किससे रिसीव कर सकता है। ठीक है, ओके, इसको देखते हैं हम लोग, और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ब्लड ग्रुपिंग का आधार एंटीजन है तो इसको ध्यान से सुनिएगा। जो ब्लड ग्रुप वही उसमें एंटीजन, क्योंकि ब्लड ग्रुप का नाम जो है वो तो एंटीजन के नाम पे ही है ना। तो जो ब्लड ग्रुप वही उसमें एंटीजन, ठीक ना, उसके उल्टा एंटीबॉडी। क्या सुना तुमने, जो ब्लड ग्रुप वही उसमें एंटीजन एंड उसके उल्टा एंटीबॉडी, ठीक ना। तो ये देखो, ब्लड ग्रुप ए तो वही उसमें एंटीजन, ओके, उसके उल्टा एंटीबॉडी, ए का उल्टा बी। इधर देखो, ये है ब्लड ग्रुप बी तो वही उसमें एंटीजन, इधर आ जाए, ब्लड ग्रुप ए बी तो वही उसमें एंटीजन, है ना। ओ ओ कहने का मतलब वही उसमें एंटीजन, ओ एंटीजन, वो ये ओ नहीं लिखा, ये जीरो लिखा है। कहने का मतलब
ओ जिसे हम पढ़ रहे हैं वो ओ नहीं है, एक्चुअली वो क्या है, जीरो। वाई? बिकॉज absence ऑफ एंटीजन, कोई एंटीजन ही नहीं है, क्योंकि आई नॉट ने कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं किया था। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो एंटीजन नहीं रखता है? क्लियर बात है? दोबारा सुनो, जो ब्लड ग्रुप वही उसमें एंटीजन, ए का ए, बी का बी, ए बी का ए बी, ओके, उसके उल्टा एंटीबॉडी, तो ए के उल्टा बी और बी का उल्टा ए, ए बी का उल्टा बी ए, नहीं, नहीं, दोनों एंटीजन है, उसके उल्टा कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीजन नहीं था, दोनों एंटीबॉडी हैं। ठीक है? हाँ, इतनी बात क्लियर है आपको? दोनों एंटीजन, कोई एंटीबॉडी नहीं, दोनों एंटीजन नहीं है, दोनों एंटीबॉडी है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो एंटीजन नहीं रखता है? कौन सा ब्लड ग्रुप है जो एंटीबॉडी नहीं रखता है? एंटीजन कहां मौजूद होता है? सोए रहते हो क्या खूब मंडूक की तरह? कहां होता भाई? तभी तो फोटो बना दिया, वो आरबीसी का सरफेस दिखाया, कहां होता है? आरबीसी के सरफेस पे। एंटीबॉडी कहां होता है? हाँ? किसके प्लाज्मा में? किसके प्लाज्मा में? कहां होता है प्लाज्मा? ब्लड में होता है, सही कह रहे हो आप। ये देखिए, ये एक आदमी है, मान लेते हैं ब्लड ग्रुप क्या है इसका, हाँ, ए है, मान लेते हैं ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, चलिए, और देखिए इसका ये मान लेते हैं कि यह है इसका आरबीसी, ये नहीं कि पेट में नहीं है, ये इसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है उस ब्लड की बात कर रहे हैं, वो है उसका आरबीसी, ठीक है। तो जो ब्लड फ्लो हो रहा है इसमें सेल्स है, और सेल्स के अलावा क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ब्लड में सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है। तो जो ए एंटीजन है वो तो सरफेस पे है, ठीक है, लेकिन जो एंटीबॉडी बी है वो कहां है? यहाँ प्लाज्मा में है, ठीक ना? तो इसको मैं नोट करूंगा कि एंटीजन कहां है, एट सरफेस ऑफ आरबीसी, और ये इन दी प्लाज्मा, एंटीबॉडी प्लाज्मा में है लेकिन एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे है, ठीक है। अब ये किसको डोनेट कर पाएगा और ये किससे रिसीव कर पाएगा, इसके लिए हमें पढ़ना होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नहीं तो हम कैसे जान पाएंगे? तो इस कॉलम को हम लोग अब बाद में देखते हैं। लेकिन एक छोटी सी हेडिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी, कब पड़ती होगी? किसी आदमी को खून कब चढ़ाना पड़ेगा? जब किसी भी तरीके से ब्लड का क्या हो, लॉस हो,
किसी भी तरीके से ब्लड जो है, आरबीसी जो है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, हो सकता है चोट लग गया हो, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया हो और ढेर सारा खून बह गया हो। ठीक है, हो सकता है कोई बीमारी, जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया है, थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया। ठीक है, जहां पे लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है। हीमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ए प्लास्टिक एनीमिया हो गया, ये सब ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं होंगी, ठीक नहीं होती हैं। ठीक है, तो जब तक घर वाले जब तक ब्लड का व्यवस्था करते रहेंगे तब तक ही वो आदमी जिंदा रहता है। ठीक है, बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। तो या तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसा हो गया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ऐसी बीमारियां हो गई है, या एक्सीडेंट हो गया है, या जैसे क्रोनिक लिवर डिजीज हो गया है। ठीक है, जब लिवर सिरोसिस होता है तब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लीड होता है और पूरे एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड जो है निकल जाता है। ठीक है, स्टूल के रास्ते, ठीक, उल्टियां होती है खून की। तो ऐसे सभी केसेस में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो क्या कारण हो सकते हैं? एक्सीडेंटल हो सकता है, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, पैथोलॉजिकल हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है। कोई बीमारी पैथोलॉजिकल, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, ओके, एक्सीडेंटल हो सकता है और जेनेटिक काज हो सकता है। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट क्यों होगी? कई कारणों से होगी। ठीक, लिखे जरा, लिखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन may be due to may be due to following causes, निम्नलिखित कारणों की वजह से, ड्यू टू फॉलोइंग काजेज, ड्यू टू फॉलोइंग काजेज, है ना, पहला लिखो, एक एक्सीडेंटल, दूसरा लिखो फिजियोलॉजिकल, तीसरा लिखो पैथोलॉजिकल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल, जैसे कि कोई लेडी है जो अपने रिप्रोडक्टिव एज में है, ठीक है ना, मेट्रोल साइकिल के दौरान जो है ढेर सारा ब्लड जो है वो लॉस हो रहा है, ये कारण क्या होगा? फिजियोलॉजिकल होगा। ठीक है, अगला क्या है? पैथोलॉजिकल, जैसे क्रोनिक लिवर डिजीज, है ना, सीएलडी, पैथोलॉजिकल में सीएलडी, सीएलडी फॉर क्रोनिक लिवर डिजीज। ओके, एंड डी, पहला लिखा फिजियोलॉजिकल, दूसरा लिखा, पहला क्या लिखा था? एक्सीडेंटल, दूसरा क्या लिखा? फिजियोलॉजिकल, तीसरा क्या लिखा? पैथोलॉजिकल, चौथा लिखने जा रहे हो जेनेटिक, जहां लिखा जेनेटिक वहां लिखो हेमोफिलिया, और दिस थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया, ये सब जेनेटिक है। ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो का सप्रेशन हो जाता है, सारे सेल जो है वो घट जाते हैं। सारे सेल मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों। ओके, डी फॉर डोनर एंड आर फॉर रेसिपिएंट, डी फॉर
डोनर दाता एंड आर फॉर रेसिपिएंट ग्राही। ओके, चलिए दो बातें हैं, दो लाइनें पूरा कंफ्यूजन खत्म कर देगा। ये ध्यान दिया जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। पहली बात, या तो डोनर के पास कोई एंटीजन ही ना हो, ठीक है ना। जब एंटीजन ही नहीं होगा तो कोई लफड़ा ही नहीं है। आप ऐसे ब्लड ग्रुप को रेसिपिएंट को दे रहे हो जिसमें एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तो उसका जो रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं होगा। जब एक्टिवेट नहीं होगा तो कोई खतरा नहीं हो। पहली शर्त क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में? सबसे अच्छी बात क्या है कि डोनर के ब्लड में कोई एंटीजन ही ना हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक बात है। दूसरी बात, अगर एंटीजन हो भी ना तो वही एंटीजन हो जो किसके पास है, हाँ, रेसिपिएंट के बाद, बस इसके अलावा कोई बात ध्यान नहीं देनी। पहली बात क्या है? पहली बात क्या है? नो एंटीजन एट ऑल, एंटीजन ही ना हो। एंटीजन सिमिलर टू डोनर ना, वो दो आसान लाइनें लिखी हैं। पहला क्या लिखा है? एंटीजन ही ना हो डोनर के पास, ये एरो इधर से आ रहा है डोनर, या क्या लिखा है? हाँ, मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। एंटीजन सिमिलर टू रेसिपिएंट, क्लियर है ना। दोबारा देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं या तो इसके पास कोई एंटीजन ना हो, या एंटीजन हो तो यही वाला एंटीजन हो जो इसके ब्लड ग्रुप में है, बस, ठीक है। ओके, ये दो, हाँ, ओके। अब इसका पहला पार्ट देखते हैं आरएच में, ठीक है। ये देखिए, ये एरो क्या बता रहा है? ऐसे लगे बात वही है। ये एरो क्या बता रहा है? आर एच निगेटिव का ब्लड आर एच निगेटिव को ही दिया जा रहा है। ये एरो क्या बता रहा है? आर एच पॉजिटिव का ब्लड आर एच पॉजिटिव को ही दिया जा रहा है। प्रॉब्लम नहीं है ना। इसमें, इस एरो में क्या पता लग रहा है? आर एच निगेटिव का ब्लड, कोई कॉम्प्लिकेशन? सेफ है कि सेफ नहीं है? सेफ है कि सेफ नहीं है? हाँ, सेफ है। क्यों? क्यों? क्या शर्त है हमारे ट्रांसफ्यूजन की?
या तो डोनर के पास एंटीजन ना हो, तो डोनर के पास एंटीजन नहीं है, आर आर एच निगेटिव है तो है एंटीजन, नहीं है ना, तो ये क्या है, ये सेफ है। ठीक है, तो इस एरो पे मैं नोट कर रहा हूं, क्या लिखा है, एनी टाइम मेनी टाइम। ओके, तो कभी भी कितनी भी बार किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, वाई, बिकॉज डोनर हैविंग नॉट एनी एंटीजन, डोनर के पास कोई एंटीजन तो है ही नहीं। ओके, ये सेफ है ना, ये रो। कौन है डोनर, कौन रेसिपिएंट, सेफ की अनसेफ, वाई, वाई, क्योंकि डोनर के पास नीचे वाले एरो के लिए डोनर है ना ये, तो डोनर के पास अब क्या है, एंटीजन है, जबकि इसके पास एंटीजन नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये अनसेफ है। इसको क्या बोला जाता है, आर एच मिसमैचिंग कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, आर एच मिसमैचिंग। इसको क्या बोला जाएगा, आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी कहा जाएगा। ठीक है, ऐसा एक मिसमैच हम लोग देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार फिनोटाइप, ए बी ए बी ओ, ए बी ए बी ओ, होगा चार। है कोई एंटीजन ओ के पास, है, नहीं है ना, तो नहीं है तो ध्यान से देखिए। अच्छा एक बात ये कि सेम ब्लड ग्रुप में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, एक बात तो ये। दूसरी बात ये देखिए, इसके पास ओ के पास कोई एंटीजन तो है नहीं, तो इसने डोनेट कर दिया ए को भी, इसने डोनेट कर दिया बी को भी, और इसने डोनेट कर दिया, और ओ को तो करेगा ही करेगा, सेम ब्लड ग्रुप में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्लियर है,
ओके। दूसरा, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कोई एंटीबॉडी नहीं रखता? आ ये भी कोई एंटीबॉडी नहीं रखता। जब एंटीबॉडी नहीं है ना, तो हम किसी भी ब्लड ग्रुप को इसे ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। ये देखना, ठीक है। ये वाला एरो क्या दिखा रहा है? ये वाला। अच्छा, और ये वाला एरो क्या है? बात एक ही है। एक एरो में, इस वाले में ये दिख रहा है कि वो डोनेट कर रहा है किसको? हाँ, ओके। और इस वाले एरो में ए भी रिसीव कर रहा किससे? ओ से। बात एक ही है। दोनों कंडीशन में ब्लड कौन ले रहा है? ए भी ले रहा है। क्लियर है? अब उस वाले कॉलम में आइए जो बना था कैन डोनेट टू एंड कैन रिसीव फ्रॉम, उसका आंसर करिए। मैं सिर्फ दो कॉलम ले रहा हूं, देखिए इधर, कैन डोनेट टू, कैन रिसीव फ्रॉम। ए बी, ए बी ओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सही आंसर करिएगा। सॉरी। हाँ, नहीं बता पाओगे। ए किसको डोनेट करेगा? अरे मूर्खों, एक को तो करेगा। और ए बी को। अच्छा, पहले ये बता रहे हो। ओके, तो बी को डोनेट करेगा और किसी को नहीं करेगा? अपने ही ब्लड ग्रुप को नहीं करेगा। बहुत कमीना ब्लड ग्रुप है। ओ ए बी, ए बी ओ, कैन रिसीव फ्रॉम। किससे रिसीव कर लेगा? अरे रिसीव करेगा ही, और ओ से रिसीव करेगा, नहीं करेगा? ये बी से रिसीव करेगा और ए से भी रिसीव कर रहा है, बी से भी रिसीव कर रहा है, ए बी से भी रिसीव कर रहा है, और कितना कमीना ब्लड ग्रुप है। डोनेट किसी को नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने ही ब्लड ग्रुप को डोनेट कर रहा है। जब लेने की बारी आई, बेचारा। यह है बेचारा ब्लड ग्रुप। देखो, डोनेट तो सबको कर दिया है, अब इसको खून की जरूरत है, कौन देगा? सिर्फ एक ब्लड ग्रुप दे पाएगा, वो कौन दे पाएगा? वो तो सबसे बेचारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? ठीक है ना? चले, तो ये कॉलम कंप्लीट कर लिया आपने। हाँ, सवाल अपना ये है, यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सर्वदाता कौन है? आंसर ग्राही, ऐसे बताओगे? तो ओ पॉजिटिव की ओ निगेटिव?
फंस गए बॉस भाई, बिकॉज डोनर हैव नॉट एनी एंटीजन, है ना, क्योंकि डोनर के पास पहली शर्त क्या है, डोनर के पास कोई एंटीजन नहीं होना चाहिए। तो कौन है यूनिवर्सल डोनर? वाह, ठीक है, यहां नोट करिए, यूनिवर्सल डोनर ओ निगेटिव। कर लिया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट में, हाँ, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अरे इतनी क्या जल्दीबाजी है, सही आंसर करिए। ये भी पार्टिक निगेटिव, क्यों? मुझे तो लग रहा है कि ए भी निगेटिव होना चाहिए, बताइए, ए भी निगेटिव की पॉजिटिव? हाँ, पक्का, नोट कर लो, ए भी पॉजिटिव। कंफ्यूजन हो तो चेक करना। हाँ, तो पूरे लेक्चर में कंफ्यूजन है, कितना चेक करेंगे? क्या आंसर होगा? ए भी पॉजिटिव है। बाकी कुछ सवाल वाल करिए, फिर पता लगे, है ना, जब क्वेश्चन करेंगे फिर फंसेंगे, फिर पूछिएगा। ठीक, चलिए, अभी इतना बहुत है सवाल करने के लिए। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर है वो। ओके, एक सवाल नोट करिए, फाइंड आउट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, फाइंड आउट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप एंड टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, types of phenotype and types of genotype when parents are when parents are heterozygous for parents हैं heterozygous for blood group A and B respectively, heterozygous for blood group A and B respectively। सवाल समझ गए हो? क्या समझे हो? टाइप्स ऑफ फिनोटाइप बताओ, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप बताओ, जब पेरेंट ब्लड ग्रुप ए और बी के हेट्रोजाइगस है। पुन्नट स्क्वायर की सहायता लो। ऐसे सवाल चल रहे हैं फैशन में, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। कुछ और भी सवाल कराते हैं पहले, ये बहुत कॉमन सवाल है यहां से, तो पहले इसी को लिया है। देखिए, एक मैं करके दिखाऊं कि करोगे? हाँ, मैं ही कर दे रहा हूं, नोट कर लो बस। कर लिया? चेकर बोर्ड बनाओ भाई, बन गया। हाँ, इधर देखना, इसको इसको माइनस कर लेना और इसको ऐसे प्लस कर लेना जरा, है ना, ए बी प्लस था ना और वो था ओ माइनस। ठीक है, ओके, पहले इसको करो पहले, ओ माइनस ए बी पास।
अब रफ पे करके दिखाओ सवाल। क्या हो गया, आंसर करो भाई। क्या क्या चार बता रहे भाई, फिनोटाइप जीनोटाइप, कितने फिनोटाइप? चार फिनोटाइप आएंगे एबीओ में, चार ही फिनोटाइप है, चारों आ जा रहे हैं। अच्छा, जीनोटाइप पक्का, इसीलिए तो लिखा है इसको। जब दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस होंगे ए और बी के लिए, प्रोजेनी में सभी प्रकार के बच्चे दिखाई दे जाएंगे। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये है पेरेंट वन और ये है पेरेंट टू। तो पेरेंट वन कह रहे हो कि ब्लड ग्रुप ए का मान लेते हैं हेटेरोजाइगस, तो आई ए और आई नॉट, ये तो होगा हेटेरोजाइगस, सवाल कह रहा है। ओके, और ये बी मान लेते हैं, आई बी आई नॉट। ठीक है, ले अब सहायता लेते हैं पुन्नत स्क्वायर की। दो एलिल हैं, आई ए आई नॉट, दो एलिल हैं, आई बी और दूसरा आई, तभी दो वर्टिकल कॉलम, दो हॉरिजॉन्टल कॉलम। ठीक बात है। इधर आइए, ये देखिए, आई ए आई बी, आई बी आई नॉट, क्लियर है ना? इसमें आई ए आई नॉट, आई नॉट, आई नॉट, ये कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ? ए बी। ये कौन सा हुआ? बी। ये कौन सा हुआ? ए। ये कौन सा हुआ? कितने फिनोटाइप, कितने जीनोटाइप? चारों अलग अलग है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फाइंड आउट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप एंड टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। फाइंड आउट, फाइंड आउट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप एंड टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। if if husband having blood group, if husband having blood group A B, है ना, ए बी। ठीक है, ठीक है, husband having blood group ए बी and blood group of wife, and blood group of wife is heterozygous A, heterozygous A। रफ पे करके दिखाओ। ऐसे नंबर क्या बताते हो, तीन चार क्या बताते हो? जीनोटाइप फिनोटाइप कुछ बताओगे कि बस ऐसे हवा में? नीट का आया हुआ सवाल है, अभी 2018 या 19 का सवाल है ये।
कितने फिनोटाइप? 3 फिनोटाइप आ रहा है। और जीनोटाइप 4 जीनोटाइप आ गया। आई ए और आई बी है ना, और ये हेट्रोजाइगस है। तो आई ए आई ए आई ए आई बी, ये ब्लड ग्रुप ए ए ए बी, ए भी ए, और ये बी। कितने ब्लड ग्रुप आए? तो फिनोटाइप ए आया है, बी आया है और ए बी आया है, 3। जीनोटाइप देखो, ए का होमोजाइगस भी है और ए का हेट्रोजाइगस, तो दो तो ए के हो गए, और एक हो गया बी का और एक हो गया ए बी का। कितने? 4। तो फिनोटाइप 3 और जीनोटाइप 4। ओके, क्या देखो, F1 resembled either of two parents, तो डोमिनेंस है ना, आर वाज इन बिटवीन, दोनों के बीच में या दोनों से रिजेंबल नहीं कर रहा तो इनकम्प्लीट। लेकिन को डोमिनेंस में F1 जैसा रिजेंबल करेगा दोनों पेरेंट्स से, ये आप पढ़ चुके हो। क्या देखो, एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल बाई द जीन आई, एक सिंगल जीन है। कितने एलिल है इसके? 3 एलिल। कौन कौन सा? आई ए और आई बी प्रोड्यूस करता है सेम शुगर की स्लाइटली डिफरेंट, जबकि स्मॉल आई कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन डिप्लॉयड है, तो आप 3 में से हमेशा कितने एलिल लोगे? 2। ठीक है, 2। ओके, इसी में एक नोट डालिए। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एग्जाम्पल्स ऑफ, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एग्जाम्पल्स ऑफ ABO blood group system is examples of, हाँ, डोमिनेंस दिखता है कि नहीं इसमें? दिखता है? नहीं दिखता? जैसे कि ये देखो, आई ए और आई नॉट, ये क्या है? ये ब्लड ग्रुप ए है, तो आई ए आई नॉट पे क्या कर गया? डोमिनेट कर गया, तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। और ये देखना, आई बी आई नॉट क्या है? ये ब्लड ग्रुप बी है। ये दोनों में क्या पता लग रहा है? डोमिनेंस के बारे में। ये बात क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन?
कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है कि ड्वार्फ है? क्यों? तो कैपिटल आई ए और आई नॉट ए है, क्यों? डोमिनेंस की वजह से। एक पहला है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमें दिखेगा डोमिनेंस। को डोमिनेंस आई ए आई बी ब्लड ग्रुप है ए बी। आपको याद है पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिखा था कोडोमिनेंस पे? ए बी ब्लड ग्रुप ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ए बी कोडोमिनेंस। व्हाट इज दिस? मल्टीपल एलिलिज्म या मल्टीपल एलिल कब बोला जाता है? जब एक जीन के दो से ज्यादा एलिल हो। तो ये देखो, ये है कैपिटल आई, कितने एलिल है? 3 एलिल है। तो ये मल्टीपल एलिल का एग्जांपल हो गया, आई ए आई बी क्या लिखा है? प्लियोट्रॉपी। व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? सिंगल जीन प्रोड्यूसेस मल्टीपल इफेक्ट या मल्टीपल फिनोटाइप। सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। यहां लिखना पहले प्लियोट्रॉपी में, आगे पढ़ेंगे हम लोग प्लियोट्रॉपी दोबारा। लाल एक बार नोट कर लें तो पहले याद हो जाएगा। सिंगल जीन प्रोड्यूसेस single gene produces multiple phenotypic expression। multiple मतलब many, produces many phenotypic expression, many phenotypic expressions, है ना? ये देखो, ये दिखाते हैं आपको। आपने लिखा सिंगल जीन प्रोड्यूसेस मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। ये दिखाते हैं और समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये एक सिंगल जीन है आई, यही बना रहा है ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ। कितने फिनोटाइप? 4 फिनोटाइप। जीन कितना? एक। जीन एक और इफेक्ट 4। फिनोमिनन इज कॉल्ड। तो डोमिनेंट देख सकते हैं, को डोमिनेंट देख लिया, मल्टीपल एलिल देखा और प्लियोट्रॉपी अभी जस्ट आया था 2 साल पहले। ठीक है, तो सेलेक्ट करना रहेगा। क्या बोलेगा? कहेगा कि इनमें से कौन सी फिनोमिना एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में नहीं दिख रही है। ठीक है, हमने आपको कौन सा बताया जो दिख रही है। ठीक है, एक फिनोमिना और है जो ये शो करता है, आपको डायरेक्ट याद करना है, और वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कितने फिनोमिनन हो गए? कौन कौन से? डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, याद रखना। बहुत कॉमन आंसर इसका होता है इनकम्प्लीट। हमें नहीं कह रहा हूं कि यही है आंसर, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे 3 ऑप्शन इनमें से कुछ देगा और एक देगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटी है गलत हो जाने की। हो सकता है कि आपको लगे यार कुछ ना कुछ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी होता होगा, नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है, बाकी ये है।
ठीक है, एलिल फ्रॉम पेरेंट 1, एलिल फॉर पेरेंट 2, कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा ये? आइए आइए, क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? हाँ, अब एक छोटी सी हेडिंग यहाँ पे, मल्टीपल एलिल, इस वाले पेज पे, इसको फिनिश करना है, तभी आगे बढ़ते हैं। लिखिए मल्टीपल एलिल। हाँ, व्हाट इज मल्टीपल एलिल? मल्टीपल एलिल क्या होता है? किसी जीन के दो से ज्यादा एलिल हो। ठीक है, लिखिए, इफ ए जीन कंटेन्स, इफ ए जीन, इफ ए जीन कंटेन्स, इफ ए जीन कंटेन्स, एक जीन रखता हो, इफ ए जीन कंटेन्स more than 2 allele, if a gene contains more than 2 allele, कमा लगा के, phenomenon is called, phenomenon is called more than 2 allele, कमा लगा के, phenomenon is called multiple allele या multiple allelism, multiple allele। ठीक है, नीचे लिखिए एग्जांपल। पहला लिखिए, ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप, क्लियर है ना? ब्रैकेट बना के लिखिए, कैपिटल आई, आगे एरो, और एरो के आगे आई ए, आई बी और आई नॉट। एबीओ ब्लड ग्रुप लिखा है आपने, फिर आपने ब्रैकेट बनाया, कैपिटल आई, इसके 3 एलएल, आई ए, आई बी, आई नॉट। हाँ, ठीक है, अगला लिखिए, आई कलर इन ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई में जो उसके आंखों का जो रंग है। ठीक है, आई कलर इन ड्रोसोफिला,
ड्रोसोफिला को क्या बोला जाता है? फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला को क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई, है ना। यहां पे इस जीन के लिए जो आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका 15 एलील है। ब्रैकेट बना के लिखिए 15 एलील, 15 एलील। अगर लिखिए कोट कलर इन रैबिट, कोट कलर इन रैबिट, रैबिट के खाल का जो रंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है 4 एलील, मतलब एक जीन के 4 एलील। आई कलर इन ड्रोसोफिला में क्या लिखा? कितने? एक जीन के 15। अभी रैबिट के कोट कलर में एक जिन के 4, एक जिन के 4, और एक हमने पढ़ ही लिया है एबीओ, कितने? आई जिन के पास 3। टूटा नहीं ना, कंप्लीट कर लिया। ओके, कोट कलर इन रैबिट में लिखा है 4 एलील। हाँ, एक बात और, मल्टीपल एलील आपको पढ़ना हो तो आप इंडिविजुअल में नहीं पढ़ पाओगे। कहां पढ़ना होगा? Multiple allele can be found only when population studies are made. लिखिए, multiple allele can be found, multiple allele can be found, multiple allele can be found only when क्या only when population studies, only when population studies are made। जब पॉपुलेशन स्टडी करोगे तब मल्टीपल एलील दिखेगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक दिन के कितने एलील ले सकते हो? 2 ही ले सकते हो। ओके, प्लियोट्रॉपी हम आगे दोबारा पढ़ने वाले हैं। हाँ, ले हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पर हैं। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि किसी इंडिविजुअल को जीनोटाइप, किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप दिखाया जाए और आपसे पूछा जाए कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे तो हमें आना चाहिए। अगर ये हमें नहीं आएगा तो हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का हम सवाल नहीं कर पाएंगे। जैसे अब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, जैसे हम देखते थे कैपिटल टी या एक सिंगल जीन है और उसके गैमेट बनाने तो कंफ्यूजन नहीं था। यहाँ कहते थे एक प्रकार का होगा, है ना। और जैसे ही हम हेटेरोजाइगस कंडीशन देखते थे तो कहते थे 2 प्रकार का होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। लेकिन अब जैसे हम ये कहें, अब कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, है ना। तो ऐसी यही बातें हमें सीखनी है।
तो कितने प्रकार के बनेंगे? हाँ, दो बनेंगे। देखते हैं। तो इसी के बारे में बात करनी है हमें। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस या दो जीन का इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस बाय एनी इंडिविजुअल। क्या फार्मूला है? 2 की पावर स्मॉल एन। क्या है स्मॉल एन? जल्दी से एक हेडिंग दीजिए। हेडिंग क्या है? सीधे एक फार्मूला लिखिए, बॉक्स में बंद करिए और इसी के नीचे सवाल कराते हैं। तो टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस बाय एनी इंडिविजुअल बराबर 2 की पावर एन। यही एक लाइन में लिख करके बात से बंद कर दीजिए। Types of gamete produced by any individual 2 की power n. 2 की power n. What is small n? Number of heterozygous condition. Number of heterozygous condition. चलिए तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है अपना कैपिटल टी। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये जीनोटाइप दिखाया है आपको। चलिए, हाँ, फार्मूला बताओ। 2 की पावर, क्यों जीरो? क्योंकि ये है तो जाएगा तो है ही नहीं, ये तो हो जाएगा से ना। तो फॉर्मूला हो गया 2 की पावर जीरो बराबर 1 भाई। तो 1 वो गैमेट कौन सा बन रहा है बताओ? कैपिटल टी। ओके। और ये ऐसे सभी एग्जांपल्स के लिए ये देखना क्या होगा। हाँ, वन ही टाइप है। क्या है वो? गैमेट है क्या वो? कैपिटल ए। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ऐसे सभी एग्जांपल्स के लिए। सॉरी, हाँ, बोलिए। अरे यार फार्मूला बोलो भाई पहले। 2 की पावर जीरो 1, ऐसे सभी एग्जांपल्स के लिए। क्लियर है? हाँ, पक्का। कितने जीन है उसमें? हाँ, और कितने एलिल हैं? 4 एलिल हैं। ओके। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो जेनेटिक्स तुम लोग को समझ में आ रहा है। हाँ, क्या फार्मूला बताओ। कितने हेट्रोजाइगस हैं? इधर देखो यार, इसमें कितने हेट्रोजाइगस है कि नहीं है? हाँ, है कि नहीं है? नहीं है ना? नहीं है तो 2 की पावर आंसर कौन सा गैमेट?
ऐसा क्या दे, उसमें कहाँ हेटेरोजाइगस है यार? हेटेरोजाइगस में एक कैपिटल लेटर दिखेगा, एक स्मॉल दिखेगा, इसमें क्या इतना दिमाग लगा मुंह बना बैठे हो बेवकूफ की तरह? कौन मंडूक हो तुम लोग, कुएं के मेढक टाइम के? फार्मूला टू की पावर बराबर 1। फार्मूला टू की पावर, वाह, टू की पावर 1 कितना होता है? वाह, कितना? कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे और एग्जांपल? इसके आंसर कर लेना। अरे भाई जाने दो उसको, तुम क्यों पूछ रहे हो कहाँ जा रहे हो? हाँ, कौन हो, घर वाले हो क्या उसके तुम? चलो, अरे तुम लोग कोई भरोसा नहीं है, घर वाले बना लेना। चलो इधर आओ, आगे बढ़ो। इसका आंसर कर लिया हो? ओके, छठे नंबर पे फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला टू की पावर 1 कितना होता है? टू की पावर 1 2। हाँ, गैमेट कौन से हैं? दो। हाँ, गैमेट कौन से हैं? दो। लिख के दिखाओ, रब पे लिखो। क्या हुआ, पेन रुक गए तुम्हारे? चलिए देखिए, देखो इधर करते हैं। सबसे पहले जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसको नोट कर, जैसे मान लो अगर सिर्फ इसका पूछते तो क्या बताते? कहते कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो हमने हेट्रोजाइगस वाला लिख लिया। बचा कौन? होमोजाइगस वाला। क्या है होमोजाइगस? बी है। कैपिटल बी यहां लगा दो, कैपिटल बी यहां। क्लियर है? नोट करो अब। बिल्कुल सिमिलर। क्या आंसर कर रहे हो? देखो इधर, कैपिटल पी स्मॉल पी। ओके, बचा क्या? ठीक है, इसी से मिलता जुलता। यहाँ नंबर पे
फॉर्मूला फॉर्मूला 2 की पावर 1 बराबर 2। पहले लिखेंगे हेटेरोजाइगस, लिख दें तो कैपिटल ए स्मॉल ए, बचा हुआ अल्फाबेट स्मॉल बी। ओके, फॉर्मूला 2 की पावर 1 2। कौन से दो कमिट है? कितने होंगे? दो। कौन से दो होंगे? एक बार कैपिटल ई, एक बार स्मॉल ई। कहां से कहां तक लिखना है? ए से लेके जे तक। नोट कर लीजिए दोनों को। ये सवाल क्यों कराया है? ये सवाल इस वजह से कराया है कि जब भी ये सवाल आएगा पेपर में तो एक स्मॉल अल्फाबेट शायद ही आपको दिखाई दे, और जब आपको दिखेगा नहीं तो आप फार्मूला लगाओगे 2 की पावर 0, आपका आंसर आ जाएगा 1 और एग्जामिनर का पर्पज हो जाएगा पूरा, जैसे ही आपका होगा गलत। ठीक है, तो दिख जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए ये हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्योंकि अगर हम ढेर सारे कैपिटल अल्फाबेट एक साथ लिख दें, है ना, तो जो कमजोर छात्र हैं दिखाई नहीं देगा। चलिए, दिख जाना चाहिए ये हेटेरोजाइगस कंडीशन। फॉर्मूला है 2 की पावर। हाँ, 2 की पावर कितना होता है? 2 की पावर 2। चार। ओके, चलिए देखिए कि सवाल कैसे करेंगे, है ना। अब तक जो भी हमने दिखाया सब मोनो हाइब्रिड था, एक जीन का इनहेरिटेंस था अब तक, मतलब एक हेटेरोजाइगस कंडीशन अब तक लिया था मैक्सिमम। अब दो हेटेरोजाइगस कंडीशन लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, ओके, सबसे पहला ऐसे सवालों में जब 2 या 3 या 4 हेटेरोजाइगस कंडीशन आएंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहला एलिल कौन सा है। तो सबसे पहला एलिल कौन सा है? इसमें ए है। अल्फाबेट पे ध्यान देते हैं, कौन सा? ए है। ठीक है ना। और टोटल नंबर गैमेट के कितने बन रहे हैं? 4। ठीक, हमारा पहला अल्फाबेट कौन सा है? ए। तो हमें 4 ए लिखने हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे? 2 बार हम लिखेंगे कैपिटल ए और 2 बार हम लिखेंगे स्मॉल ए। दोबारा देखो, टोटल नंबर ऑफ गैमेट हमें फार्मूले से पता लग गया कितना? 4। मान लो पता लगता कि 8 बन रहे हैं तो 4 कैपिटल ए लिखते हैं और 4 स्मॉल। मान लो हमें पता लग गया कि 16 बन रहे हैं तो 8 कैपिटल ए और 8 स्मॉल ए। अभी क्या पता लगा? 4 बन रहे हैं। जब 4 बन रहे हैं तो हमने क्या किया? 2 कैपिटल ए और 2 स्मॉल ए। ठीक है ना। ओके, अब अगला अल्फाबेट कौन सा बचा?
बताओ, बी, बी बचा, तो कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कितने हो गए? क्या? दोबारा देखते हैं, ये ही डाई हाइब्रिड का है, इसको ध्यान से देखिए। फॉर्मूला 2 की पावर, तो दो कैपिटल ए और दो स्मॉल ए, बचा हुआ एल बी है, वो भी हेट्रोजाइगस में है ना? ओके, तो कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, चार हो गए। आप ट्राई करिए। एक बात और, अपने द्वारा लिखे गए कैपिटल सी और स्मॉल सी को सही समय पे जरूर पहचान लें, पता लगे आप कैपिटल सी और स्मॉल सी एक ही जैसे आप लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ, कर लिया इसको, क्या आंसर है तुम्हारा? चेक करोगे? कैपिटल पी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू। एक और एग्जांपल, आर आर, ये तो आना ही चाहिए, यही तो डाई हाइब्रिड क्लास में हम पढ़ेंगे। हाँ, चलिए, क्या क्या आया? कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, ये कर लो बस, बाकी अगला सवाल आगे कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर। फॉर्मूला 2 की पावर 4। हाँ, ये देखिए, ये बना हेट्रोजाइगस वाला और ये होमोजाइगस कंडीशन में है। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, एक होमवर्क ले लीजिए। अभी इसमें और भी आपको बताने हैं, है ना? अभी अभी तो अभी डाई हाइब्रिड पे चल रहे हैं, अभी तो ट्राई हाइब्रिड पे बढ़ेंगे आगे। और ये एक आंसर, ये एक आप करके लाइएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस।
आज है ना एक्स्ट्रा? आज कौन सा डे है? थर्सडे है ना? ओके, ठीक है, चलो। इसको नोट कर लिया ना? क्या आंसर आएगा? नोट करके लाना, दिखाना। एक बात और, नेक्स्ट लेक्चर पे टाइमली आ जाना है ना, नहीं तो ट्राई हाइब्रिड वाला गेमिंग में पढ़ा चुका रहूंगा जब तक आप आएंगे, तो टाइमली आइएगा। 7:45 में पढ़ाऊंगा, तब तक तो जरूर आइएगा।